Hello students, welcome to Dia Educate Smart Mind Smart Solution. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी, योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है। बेसिकली गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि हम आपको फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स पे वो बहुत क्वालिफाइड हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उसके बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चन एयर डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 21। Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, एंड उनके पास 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैक्यूलिटी रह चुके हैं, अनअकैडमी की फैक्यूलिटी है, टीचिंग भारत की एक्स फैक्यूलिटी है, एग्जाम फेयर की कंटेंट क्रिएटर है 11th एंड 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैक्यूलिटी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, साधना मैम, निशु मैम एंड शालू मैम। टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें एंड फिल द अबव लिंक देयर एंड यू विल ज्वाइन डायरेक्टली टू आवर ग्रुप, दैट इज दिया जैम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जैम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जैम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So students, today we are starting with the class 9 science. So students, what is science? साइंस प्रोबेबली हम जब भी साइंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में अलग अलग तरह की पिक्चर्स बनती हैं, जैसे कि हमें मोटी मोटी बुकें, व्हाइट लैब कोट्स, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉट, टेलीस्कोप, नेचुरलिस्ट, रेन फॉरेस्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन, हम सब इन चीजों के बारे में सोचते हैं। साइंस का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं कि हाँ, इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ना, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस, इतने सारे न्यूमेरिकल्स। बट नो स्टूडेंट्स, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। साइंस बहुत ही इजी है अगर आप समझेंगे कि साइंस इतना टफ नहीं होता। अगर आप उसके इक्वेशंस को एक बार उसके बेसिक नॉलेज को समझ जाए तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और न्यूमेरिकल्स तो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं। अगर आप नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आपको बहुत लंबी स्टेटमेंट खींचनी पड़ती है, बट न्यूमेरिकल्स इट जस्ट दैट टू पुट अ फॉर्मूला एंड जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड द आंसर्स इज हियर इन जस्ट इन सेकंड्स। सो स्टूडेंट, साइंस जो है उसको बहुत ही नॉलेज प्रोसेस करती है, जहाँ पे हम बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। हम साइंस जो है वो नॉलेज पे चलती है, बेसिकली सब कुछ फंडामेंटल लॉज पे बेस्ड है। कि वो कहती है, साइंस का कहना है कि हर चीज में कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, कोई भी सुपरस्टिशंस पे साइंस नहीं चलती, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। बिकॉज ऑफ साइंस ही हमारे सारे फैक्ट्स होते हैं। सो हम तो शुरू कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 8, दैट इज मोशन। सो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 मोशन से। सो स्टूडेंट्स, मोशन क्या होता है? कोई भी चीज मूव कर रही है, कोई भी बॉडी जो मूवमेंट में है, दैट इज मोशन। सो मोशन कई तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के मोशन होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। कोई भी चीज मूव करती हो, कोई भी हम हाथ मूव कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, सब चीजें मोशन है। इस हमारे जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, यह हर चीज मोशन में है। बस कुछ चीजें हमें दिखती हैं, कुछ चीजें हम नहीं दिखती, बट हर एक चीज मोशन में है। एक टेबल मूव नहीं करता, बट अगर आप उस पर हाथ मारते हैं, उसके अंदर एक मोशन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के बीच में होता है। सो हर थिंग में एक मोशन है। और मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मीन्स अगर आप लोग ना समझे ना तो स्टूडेंट्स आप खुद सोच के देखिए कि मोशन चैप्टर मतलब हमें लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, बट सोचो आपको हर चीज के बारे में पता लग रहा है। स्पीड, वेलोसिटी, हर चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप अपने आसपास देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को अपने लिए
इजी बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे जो है रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन कितनी टाइप्स के होते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। सो let us study about what is motion and rest. For this, let us take different examples to understand it. The first example is here that there are street lights. तो ये जो street lights हम देख रहे हैं ये फिक्स है इस पोजीशन पे, मींस आप मूव करें, आप रेस्ट पे एक जगह खड़े रहें या आप मूव करें, ये स्ट्रीट लाइट्स अपनी पोजीशन से नहीं हिलती, दे आर फिक्स्ड हियर। एंड द कार विच इज शोन देयर, ये अभी रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है, ये अभी बंद है। सो इसका कोई मूवमेंट नहीं है, पर इस कार को जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर एक मूवमेंट आएगा, तब ये एक मूव करेगी, एक डिस्टेंस कवर करेगी। सो ये हो गया रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो हम इसके आगे एग्जांपल्स लेते हैं फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए, एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। सो जब एक एरोप्लेन एक एयरपोर्ट पे खड़ा होता है, सपोज एक एयरपोर्ट है और वहां पे एरोप्लेन खड़ा हुआ है। सो इफ दिस इज एन एयरपोर्ट, सो यहाँ पर एक एरोप्लेन आपका खड़ा हुआ है, दैट इज जब इसे टेक ऑफ करना है, सो ये एक स्पीड से टेक ऑफ करना शुरू होगा एंड देन ये फ्लाई कर जाएगा। सो ये जो इस पैसेंजर्स इसके अंदर है, फर्स्ट अगर हम ये एग्जांपल देखें, सो हम एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन दोनों को स्टडी कर सकते हैं। सो जो पैसेंजर्स इसके अंदर बैठे हैं, जब आप एक फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं, वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, सो आपके लिए आप रेस्ट पे हो। क्यों? क्योंकि ना तो आपको क्लाउड्स के ऊपर कोई मोशन दिख रहा है, ना आपको कोई चीज मूवमेंट में दिख रही है। आपके लिए आप रेस्ट पे हो क्योंकि आपके आसपास के जितने पैसेंजर्स हैं, पायलट और cabin crew and all those persons are at rest because कोई भी मूव नहीं कर रहा है। बट जो आपके बाहर है, जैसे कि जब हम अर्थ पे होते हैं या हम अपने प्लेन एरियाज पे होते हैं, और जब हम ऊपर वही एरोप्लेन को देखते हैं, सो हमें पता है कि वो मूवमेंट पे है, उसके अंदर जितने लोग हैं वो मूवमेंट में है। सो ये बहुत मैटर करता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, दैट मीन्स उसका रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, उस हिसाब से आपका जो पॉइंट है वो रेस्ट पे और मोशन पे होता है। मतलब रेस्ट और मोशन जो है वो पूरी तरह से बाहर के सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। सराउंडिंग इज जो आपके आसपास है, जो आपको देख रहे हैं या जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, जो ह्यूमन उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ये उस पे डिपेंड करता है कि आपने क्या देखा है, वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। आपके हिसाब से आप मोशन में हो, पर किसी और पर्सन के लिए आप रेस्ट पे हो सकते हो, या आपके हिसाब से आप रेस्ट पर, किसी और पर्सन के लिए आप मोशन में हो सकते हो। सो फर्स्ट वी सी हियर दैट व्हाट इज रेस्ट। सो हमने अभी क्या पढ़ा कि रेस्ट और मोशन हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, मींस हमारे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। सो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी does not change its position with respect to its surrounding or reference point, कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तब वो बॉडी रेस्ट पे है, मींस वो सराउंडिंग के भी हिसाब से वो रेस्ट पे है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो रेस्ट पे है। और वो मोशन में कब है, जब वो सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैट मीन्स व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surrounding or reference point, then that body is in motion. हमने ये तो पढ़ लिया, right? What is rest? What is motion? We are studying about the characteristics of moving objects. So, moving objects changes its position with time. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एक मोशन पे है। मोशन कब होता है, जब कोई चीज मूवमेंट करती है, और वो मूवमेंट जो होता है वो पोजीशन जब चेंज होती है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। अब स्टूडेंट्स खुद देखिए, अगर एक बॉय यहाँ पर पॉइंट ए में है और उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करके वो पॉइंट बी पे पहुंचा, सपोज कि ये डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर्स का था। सो स्टूडेंट्स एक चीज खुद सोच के देखिए कि 5 किलोमीटर्स ट्रेवल करने में वो जस्ट इन सेकेंड्स या इन जीरो टाइम तो नहीं पहुंच सकता, उसे कुछ तो टाइम लगेगा, दैट इज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या कुछ मिनट्स लग सकते हैं। किलोमीटर का डिस्टेंस है, दैट मीन्स उसे आवर्स लगेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा उसको लगेगा, मीन्स कोई भी पोजीशन चेंज होने के लिए टाइम की जरूरत लगती है। सो कोई भी मूवमेंट जो होता है वो चेंज करता है पोजीशन टाइम के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी कितनी पोजीशन चेंज हो रही है। सपोज ये कार यहाँ से अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करके वो इस पॉइंट पे पहुंच रही है, तो उसे कुछ सेकेंड्स यहाँ पे लग रहे हैं।
द नेक्स्ट थिंग इज कि मोशंस जो होते हैं, कुछ मोशंस बहुत फास्ट होते हैं, दैट इज सम मोशन इज दैट फास्ट दैट वी कैन सी इट हैपनिंग, हम उन्हें होता देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपकी ट्रेन मूव कर रही है या आपकी पेंडुलम मूव कर रही है, सो आप इनको देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सम मोशंस आर सो स्लो दैट इट कांट बी सीन क्लियरली, मींस कुछ मोशंस इतने स्लो होते हैं कि आप उन्हें क्लियरली नहीं देख सकते कि उनमें क्या हो रहा है, कि मोशन हो भी रहा है कि नहीं, मीन्स आपके हिसाब से आप देखते रहेंगे, वो इतना ज्यादा टाइम लेते हैं वो मोशन होने के लिए कि आपको फील ही नहीं होगा कि ये मोशन कब हुआ, आपके हिसाब से वो बॉडी रेस्ट पर ही होगी। सो let us take another example for that, like a pendulum of a clock, and another example is a clock has 3 hands. So ये आप पेंडुलम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पेंडुलम है कितनी फास्ट मूव कर रही है, मींस आप इसका मूवमेंट इजिली देख सकते हैं कि ये ऑल राउंड अबाउट मूव कर रही है। बट एज आप क्लॉक की बात करें, सो आप क्लॉक में ये चीज नहीं शो कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी क्लॉक है, स्टूडेंट्स ये देखिए, ये तो इतना फास्ट मूविंग है कि आप देख सकते हैं। उस तरफ अगर आप क्लॉक में देखें तो क्लॉक के पास कितने हैंड्स होते हैं, उसका एक मिनट हैंड होता है, फिर उसके पास एक सेकेंड हैंड होता है, एंड देन उसका एक आवर हैंड होता है, दैट इज आवर हैंड। सो अगर आप ये चीजें देखें स्टूडेंट्स, मिनट हैंड जो है वो इतना, मतलब आप उसका मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज नॉट दैट फास्ट एंड इट इज नॉट दैट स्लो, बट एज कम्पेयर टू मिनट हैंड द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड इज वेरी स्लो, मीन्स आप उसको नहीं देख सकते, मतलब आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि वो इतना स्लो है। पर इन दोनों के कंपैरेटिवली जो सेकंड हैंड है वो बहुत ही फास्ट मूव करता है कि आप उसका मूवमेंट इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो जो मूवमेंट होते हैं कुछ बहुत स्लो होते हैं और कुछ फास्ट होते हैं, एंड आई होप आप ये समझ गए होंगे। सो द नेक्स्ट इज लाइक अनदर एग्जांपल, रेस्ट एंड मोशन। सो अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं रेस्ट और मोशन का। तो सपोज जैसे कि हमने एक एयरप्लेन का एग्जांपल लिया था पहले, तो वैसे ही एक ये एग्जांपल है कि सपोज यहाँ पे ये 2 पर्सन्स बस के अंदर बैठे हुए हैं। सो ये आपने एक बस अज्यूम की है कि इस बस के अंदर यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और एक पर्सन जो है वो इस बस के बाहर खड़ा हुआ है। तो आप ये देखिए कि ये और इस पर्सन के पास सपोज कि एक ट्री है, यहाँ पर जो पर्सन्स बैठे हैं, सपोज आप ये इमेज देख रहे हैं अंदर से, ये पर्सन इस बस को बाहर से देख रहा है और ये बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ऑन द रोड। सो इस पर्सन के लिए ये बस मूवमेंट में है कि ये बस यहाँ पर जा रही है, और ये जो पर्सन इसके अंदर बैठे हैं वो भी मूवमेंट में है कि वो भी जा रहे हैं। बट अगर ये हमने जो ऑब्जर्व पॉइंट लिया वो बाहर से लिया बस का, अब हम बस के अंदर की बात करते हैं। सो हमने ये वाली जो इमेज ली है ये बस के अंदर की इमेज ली है। सो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो पर्सन्स बैठे हैं इन दोनों के लिए ये दोनों ही रेस्ट पे हैं, पर इसके बाहर, मतलब ये बस के बाहर जब देखेंगे, जब इस पर्सन को ये देखेंगे तो इनके लिए वो पर्सन मूवमेंट में है क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से रेस्ट पे हैं, और इनके लिए अगर वो पर्सन पास में खड़ा हुआ है तो वो पर्सन जो है इनका वो इनके पास है तो वो मूव कर रहा है, और अगर वो दूर है तो मूव नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट एक ये भी आपकी चीज होती है कि अगर आप मूव कर रहे हैं, जो चीज आपसे दूर होगी, दैट मीन्स आपकी जो लाइन ऑफ साइट होगी, अगर वो ऑब्जेक्ट आप जिसे देख रहे हो बहुत दूर है, जैसे कि आपसे पहाड़ या जो हिल्स होती है, हिल टॉप होता है, वो दूर होता है, तो आप खुद को मूवमेंट करता पाते हैं, पर वो चीज आप रेस्ट में पाते हैं। जैसे कि स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, तो आप कहीं से भी देखें वो आपको रेस्ट पे दिखेंगे, पर जो ट्रीज या जो पर्सन्स आपके पास में है, या जब आप किसी बस में मूव करते हैं तो आपके आसपास के जो घर है आपको लगता है वो मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो, आपने वायर्स को नोट किया हो बाहर की, तो आपको लगता है वो वायर्स मूवमेंट में है, आप मूवमेंट भी नहीं है क्योंकि आपके कंपैरिजन में वो बहुत पास डिस्टेंस पे है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपके लिए रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, क्योंकि ये सब आपके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। मैं बार बार इस चीज को नोट कर रही हूँ कि रेस्ट और मोशन आपके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस सराउंडिंग से, आप किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज टाइप ऑफ मोशन। सो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। सो मोशन में हमने बात की थी मूवमेंट की, अब मोशन कितनी तरह के होते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दैट मीन्स वो यहां से गई, उसने एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया जस्ट, और फिर वो यहां से वापस आ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। सो मतलब एक
एक पर्सन जो था वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा था कि एक जगह टर्न लिया फिर टर्न लिया, पर स्ट्रेट लाइन में था. दैट मीन्स इट्स अ लीनियर मोशन. बट रोटेशनल मोशन कब होगा? जब कोई बॉडी रोटेट करती है एक फिक्स्ड अबाउट इट एक्सिस. कि मीन्स जैसे कि एक साइकिल का टायर है, मीन्स जो हम, या फिर कह लीजिए कि एक, अगर हम एक क्लॉक की बात करें, सपोज इट्स अ क्लॉक, जो आपकी मिनट हैंड होती है, दिस इज अ मिनट हैंड एंड दिस इज अ सेकंड हैंड एंड दिस इज अ आवर हैंड. सो ये सारी चीजें, ये जो है, ये ऐसे से मूव तो करती है ऐसे ऐसे, बट ये एक फिक्स एक्सिस पे मूव करती है. मींस ये नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ चली जाए या फिर ऐसी हो जाए, ये सिर्फ एक एक्सिस पे रोटेट करती है. सो ये एक रोटेशनल मोशन में है. बट जो कार मूव करती है वो लीनियर मोशन में मूव करती है. सपोज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो आपके लिए ये जो चीज है या फिर ये है, ये इस पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव कर रही है और ये इस पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव कर रही है, पर जो ये है ये एक लीनियर मोशन में है. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है. सो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. सो सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर शुरू ही सर्कल से होता है. जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ पे मूव करती है, दैट मीन्स कि आप समझ लीजिए कि आप, एक कार जा रही है एक प्लेन रोड पे, और उस प्लेन रोड पे आते उसे एक चौक मिल जाता है, दैट इज अ सर्कल. सो वो कार क्या करेगी? वैसे जाएगी, यहाँ जाएगी एंड देन एक सर्कुलर पाथ मूव करके रिटर्न देगी. सो ये बॉडी ने क्या किया? एक सर्कुलर पाथ मूव किया, दैट मीन्स एक सर्कल में मूव किया. सो जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है एक पर्टिकुलर, सो वो कर्व्ड पाथ में, सो वो है आपका सर्कुलर मोशन. और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो, मीन्स ऐसे ऐसे मूव करती है, मीन्स फर्स्ट आगे देन पीछे, देन आगे देन पीछे, टू एंड फ्रो मोशन में या उस मूवमेंट में, देन वो वाइब्रेटरी मोशन है. और हम उसे ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जब पेंडुलम लेते हैं, सो जिस पेंडुलम में हमारे पास क्लॉक होती है, वो पेंडुलम कैसे मूव करती है? वो पहले यहाँ जाती है इस डायरेक्शन में, फिर वो इस डायरेक्शन जाती है, देन वो अगेन इस डायरेक्शन में जाती है, फिर अगेन वो दूसरी डायरेक्शन जाती है, पर वो एक अपनी मेन पोजीशन पे वापस भी आती है. सो वो जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन. बट जैसे कि ये वाइब्रेशन, जब स्ट्रिंग को खींचते हैं, ये स्ट्रिंग है और आप उसे दोनों एंड उसके एक फिक्स्ड पे बांध देते हैं, दैट इज फिक्स्ड वॉल पे, और आप इसे मूवमेंट करते हैं, सो ये इस तरह से मूव करेगी. दैट मीन्स ये वाइब्रेशन शो कर रही है, एक वाइब्रेटरी मोशन. सो ये हो गया वाइब्रेटरी मोशन. सर्कुलर मोशन क्या हुआ? जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है कर्व्ड पाथ पे सर्कल में, दैट इज इट्स सर्कुलर मोशन. And vibratory motion is when a body shows to move to do and from motion, that it is vibratory motion. So the next is what are scalar quantities and vector quantities. So Scalar quantities क्या होती हैं? Scalar quantities are those quantities which depend upon only the magnitude, not the direction. जब हम किसी चीज की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ अमाउंट की, क्वांटिटी की बात करते हैं, तब हम उस चीज को स्केलर बोलते हैं. हम उसकी डायरेक्शन हमें मैटर नहीं करती, ठीक, जिसको हम नॉर्मल लिख सकते हैं. दैट इज लाइक डिस्टेंस. डिस्टेंस भी हो सकता है, या हम किसी चीज का वेट मैटर करते हैं, उसका मास मैटर करते हैं, या अगर हम टाइम की बात करें, सो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है. क्योंकि टाइम को हम क्या बोलते हैं? 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, ये तो नहीं बोलते 5 मिनट नॉट डायरेक्शन में हो गए. सो हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करते. हम वेट भी देखते हैं, हम एक पर्सन का, इसका वेट, आपको अगर आपके मम्मा बोलते हैं कि आप जाइए ये खाना लेके आइए या आप चावल लेके आओ, तो क्या बोलती हैं कि आप 5 किलो चावल ले आओ, 6 किलो चावल ले आओ. ये तो नहीं बोलती कि 5 किलो चावल नॉर्थ डायरेक्शन में लेके आना है या 5 किलो चावल आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लेके आना. सो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, या जब डिस्टेंस की बात भी करते हैं, तो डिस्टेंस में भी आप यही कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, तो आप सिर्फ डिस्टेंस की, एक अमाउंट की, एक मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते. देन इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, जिसका एक स्केल है, जिस स्केल पे आप उसे मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो आपकी वेक्टर क्वांटिटी नेक्स्ट क्या होती है? सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? एक फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करती है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन magnitude as well as direction.
कि मीन्स हमारी जो स्केलर क्वांटिटी थी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती थी. नाउ वी कम टू द वेक्टर क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. कि मीन्स वो क्वांटिटी जिनकी हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं. जैसे कि अगर हम बोलें कि हमें किसी की वेलोसिटी निकालनी, दैट इज फर्स्ट टेक आउट डिस्प्लेसमेंट. सो जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं दैट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपका घर से स्कूल का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर. तो जब आप ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाते हैं सो मेरा स्कूल यहाँ से आता है, दैट मीन्स तब आप बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की. सपोज आपने बोला कि मेरा जो घर है, दैट इज अगर ये आपका घर है और आपने कहा कि जो मेरे स्कूल की बिल्डिंग है वो यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में 1 किलोमीटर पे है, दैट मीन्स आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि आप सीधा सीधा यहाँ से जाएंगे तो मेरे स्कूल का डिस्टेंस ये है. बट डिस्टेंस कब आता है, सपोज आप घर से मार्केट गए, देन घूमते फिरते आप स्कूल पहुंचे. तो अब आप ये डिस्टेंस आप चाहे 3 किलोमीटर में कवर करो चाहे 5 किलोमीटर में कवर करो, पर आपका जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो तो आपका 1 किलोमीटर ही रहेगा, चाहे आप उसे 10 घंटे में 10 किलोमीटर में ट्रेवल करो. सो जब हम सिर्फ फिक्स पोजीशन की बात करते हैं, दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, या फिर हम कोई चीज बता रहे हैं विद डायरेक्शन, तो वो चीज हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट एग्जांपल है वेलोसिटी. वेलोसिटी आप लोगों को भी नहीं पता, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट वेलोसिटी भी जो एग्जांपल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है, एंड एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है. तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे कि फोर्स, कोई भी फोर्स लगती है वो भी आप एक डायरेक्शन में लगाते हैं, सो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी को हम हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सो हम उसके पीछे एक ऊपर वेक्टर लगाते हैं. तो ये जो एरो अगर आप किसी क्वांटिटी के ऊपर लगा देंगे सो वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है. So the next thing we came to know that is what is distance and displacement. So अब हम देखेंगे कि distance क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या. हमने बात की कि हमारा डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो हम देखेंगे दोनों होते क्या है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस. फर्स्ट वी टेक द एग्जांपल फॉर टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस. सो हमने क्या किया, हमने एक बॉय कंसीडर किया. वी आर कंसीडरिंग अ बॉय विच गोइंग टू स्कूल, देन फ्रॉम स्कूल गोइंग टू मार्केट. मीन्स कि ये हमारे पास एक बॉय है, दैट इज अ बॉय. वो पहले यहाँ से उसे क्या करना है, उसे स्कूल जाना है. दैट मीन्स उसे a boy going to school, उसे अपने स्कूल जाना है. then from school going to market means कि ये एक बॉय है, ये पहले अपने स्कूल गया, that means he went to the school. so स्कूल के बाद उसने क्या किया, वो नेक्स्ट गया मार्केट में, that means he went to the market, and then वो अपनी एक फ्रेंड के घर पे गया बुक्स रिटर्न करने के लिए. that means he went to the friend's home, and then वो अपने घर वापस आ गया. मीन्स वो घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल के बाद मार्केट गया, फिर फ्रेंड के घर गया, एंड देन वो वापस आ गया घर पे. सो ये जितना भी डिस्टेंस उसने टोटल होल ओवर ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स हो गया उसका डिस्टेंस. सपोज अगर उसका घर से स्कूल तक का डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, स्कूल से मार्केट तक का डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर, एंड ये डिस्टेंस जो था उसका हो गया मार्केट टू फ्रेंड इज 5 किलोमीटर, एंड देन अगेन उसका जो उसके फ्रेंड से घर का डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर. सो जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जब हम अपना टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन वी जस्ट ऐड देम, हम इनका एडिशन करेंगे, दैट इज टोटल पाथ लेंथ. सो 2 किलोमीटर प्लस 1.5 प्लस 5 एंड प्लस 1. सो जो इसका टोटल आएगा दैट इज वी जस्ट टेक एन एडिशन. सो इसको जब हम ऐड करेंगे, इसका सम लेंगे, तो वो हमें डिस्टेंस देगा. मतलब हम कितना ट्रैवल करके वापस उस जगह पे आए हैं, या हमने टोटल कितना ट्रैवल किया है, दैट इज द डिस्टेंस, जहां हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस. सो हमने अभी ये तो समझ लिया कि डिस्टेंस क्या होता है. अब हम समझेंगे डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं. मीन्स हमें किसी चीज को समझने के लिए उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन तो चाहिए ना. हमें पेपरों में एग्जाम्स में तो हम डेफिनेशन ही लिखेंगे ना, वहां हम एग्जाम्पल के साथ हमें पता भी होना चाहिए क्या बोलते हैं. सो डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि बताया कि स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और आप
कोई भी पाथ ट्रेवल करो, मींस आपने जितना टोटल पाथ ट्रेवल किया, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल किया हो, इट डजंट मैटर कि वो क्या डायरेक्शन है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सो हमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। सो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ ट्रेवल्ड होता है, और जो उसकी एसआई यूनिट्स होती हैं वो मीटर होती है। मींस हम डिस्टेंस को जनरली मीटर्स में लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा मीटर में, हम अगर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं आगे तो हम डिस्टेंस को मीटर में ही ज्यादातर कंसीडर करते हैं। पर अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया हुआ है, मीन्स अगर हम बहुत लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं, या हम डिस्टेंस हमें पता है कि ये हम मीटर्स में लेते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना, सो हम किलोमीटर्स कंसीडर करते हैं, देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। मींस 1 किलोमीटर जो है हमारा वो 1000 किलोमीटर्स के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स, हम जो नेक्स्ट थिंग की अब बात करेंगे वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है। दैट मीन्स कि डिस्टेंस हम क्या डिफाइन करते हैं, टोटल पार्ट कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन। सो हियर वी सी दैट हम इसे मीटर्स में देख सकते हैं, जो इसकी एसआई यूनिट्स है वो मीटर्स है, और डिस्टेंस अगर हमारा किलोमीटर्स में है सो हम उसे चेंज कर सकते हैं मीटर्स में बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट ऑफ किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, so the answer comes out to be in meters. So the next thing we have to take is this. So these are the characteristics or some points about the distance which you have to note down. So please note down, students, these are some points which is very important. So about the distance, so the first is that is distance can never be zero. So the first point is डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि कोई भी मूवमेंट होगा तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तो आप ट्रैवल करोगे किसी भी मूवमेंट में, या तो आप रेस्ट पे हो तो डिस्टेंस एक रेस्ट पे ही जीरो हो सकता है, तब तो डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस है ही पार्ट कवर। आपने पार्ट ट्रैवल ही नहीं किया, आप रेस्ट पे हो, तो वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि आपने मूव भी नहीं किया। अगर थोड़ा भी मूवमेंट करोगे तो डिस्टेंस चाहे 0.1 मीटर ही बने, चाहे 0.1 सेंटीमीटर ही बने, पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स डिफरेंट पार्ट्स देन टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द पार्ट्स। दैट मीन्स जो हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है डिफरेंट पार्ट्स, मतलब अलग अलग पार्ट्स पे जा रही है, सो जो टोटल डिस्टेंस है वो जस्ट उनको ऐड करके, मीन्स उनका एडिशन करके सारे मैग्नीट्यूड्स का आपका टोटल डिस्टेंस आ जाता है। सारे पार्ट्स को आप ऐड कर दो, जैसे कि हमने पिछले एक एग्जांपल में किया था। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज, सो हमने अभी तक तो ये क्या पढ़ा, दैट इज इट इज डिस्टेंस, कि आपका जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, और आपकी जो बॉडी है वो ट्रेवल कर, तुम सारे पार्ट्स को ट्रेवल करेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। सो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इट इज द शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। सो जब भी हम किसी बॉडी की डायरेक्शन की बात करते हैं, सो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड के साथ डिस्प्लेसमेंट पता होता है। जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी है, सपोज यहाँ पे एक बॉय आपने लिया, उसने यहाँ से ट्रैवल करा, इतनी जगहों पर घूमा, एंड देन वो यहाँ आया। सो इस पॉइंट पर पहुंचने के ये तो हो गया उसका डिस्टेंस, कि उसने इतना टोटल पार्ट ट्रैवल किया। बट ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन जहां से उसने शुरू किया, एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा, दैट मींस इन अ स्ट्रेट लाइन, वो आपका शॉर्टेस्ट रूट होगा, और वो ही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। सो हम डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से डोनेट करते हैं, दैट इज एस के ऊपर एक एरो लगा दो, सो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो जो शॉर्टेस्ट रूट होगा जो एक बॉडी ट्रैवल करेगी किसी एक गिवन डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि इसकी एक डायरेक्शन होगी, इसने ये डायरेक्शन ट्रैवल की, अगर ये यहाँ पर स्टॉप हो गई होती तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाती। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज इट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, जैसे कि हमने एक पीछे एग्जाम्पल लिया था कि एक बॉय अपने होम से निकला, देन वो होम से स्कूल गया, स्कूल से अपने फ्रेंड के घर बुक्स लेने गया, देन आफ्टर दैट वो मार्केट गया कुछ सामान लेने के लिए, एंड देन वो वापस होम आ गया। सो यहाँ से जो उसका टोटल डिस्टेंस होगा वो जस्ट हम इसकी एडिशन कर देंगे, सो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी इनिशियल पोजीशन भी घर थी और फाइनल पोजीशन भी उसका होम था, दैट मीन्स उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था तो वो तो उसका यही रहा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, तो ये क्या हो गया उसका जीरो। सो हियर वी से दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो।
So if a body travels different paths, then total displacement is calculated by adding different vectors. That means जब हम बात करते हैं अलग अलग paths की कि अगर इसने ऐसे path travel किया है, so हम यहाँ पर displacement जो है उसे calculate करते हैं हम अलग अलग vectors को add करके, जहाँ पे vector addition के लॉज फॉलो होते हैं, जो आप फर्दर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि वेक्टर एडिशन के लॉज क्या होते हैं. सो आप इन्हें जनरली ऐड करते हैं अलग अलग वेक्टर्स को, पर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग लॉज होते हैं. आप वेक्टर्स को नॉर्मल ऐड नहीं कर सकते, तो इनके अलग अलग लॉज होते हैं, पर इन्हें हम वेक्टर्स को ऐड करके ही डिस्प्लेसमेंट टोटल निकाल सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज द क्वेश्चन अबाउट कि स्टूडेंट्स अब हमें ये तो पता लग गया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. सो अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे निकालनी है, तो अब देखते हैं कि आप ये लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स. सो हमें पता लग गया डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस से निकलता है, डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कि आपको शॉर्टेस्ट के पास जो ट्रेवल आपने किया है वो क्या है. आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई, आपको वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई. अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो हमने लिया है एग्जांपल दैट इज अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2.0 मीटर इन साउथ एंड देन 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. सो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है वो ये कि एक मैन ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस of 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मीन्स कि वो 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट या दैट मीन्स 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. देन उसने साउथ में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मीन्स 2 मीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स द साउथ एंड 4.5 मीटर डिस्टेंस जो है वो उसने फिर से ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया. सो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. सो जो आपका टोटल डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट एडिशन. सो 1.5 प्लस 2.0 प्लस 4.5. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 एंड 4.5 इज 6.0 प्लस 2.0. द आंसर कम्स आउट टू बी 8.0 meters. दैट मीन्स 8 मीटर. सो आपका डिस्टेंस क्या आ गया, आपका 8 मीटर्स. पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे. ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी ए, ये आपकी बी आ गई आपकी फाइनल पोजीशन. सो इन दोनों के बीच में आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये होगा. सो ये जो डायरेक्शन आपने निकाली, दैट मीन्स दिस डायरेक्शन इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय दैट बॉडी, बाय दैट मैन. सो ए और बी आपको निकालना है. सो फर्स्ट आप इसके लिए आप ये लाइन एक्सटेंड यहाँ पर करेंगे और ये लाइन एक्सटेंड यहाँ करेंगे. सो आप ए से एक लाइन एक्सटेंड करें बी से, जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है उसको आप नाम देंगे सी. सो ये क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. सो अगर आप इन ट्राइंगल ए सी बी देखेंगे, सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू द बोथ साइड्स सम ऑफ बोथ साइड स्क्वायर. सो आपकी हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो अगर आपका ये 4.5 है और हमने इतनी ही पैरेलल एक्सटेंड किया तो मींस ये भी आपका 1.5 मीटर होगा ये डिस्टेंस, और अगर ये 2.0 है तो ये भी आपका 2.0 मीटर होगा. दैट मींस ये टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 6 मीटर्स. सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखेंगे एसी जो आपको गिवन है दैट इज 2.0. सो 2 स्क्वायर प्लस जो बीसी गिवन है वो है हमारी आई थी 6, सो इट इज 6 मीटर स्क्वायर. सो आपका जो ए बी स्क्वायर आ गया वो आपका आ गया 2 स्क्वायर इज 4 एंड 6 स्क्वायर इज 36. सो यहां से आपने जब इसे ऐड किया तो आपका आंसर आया 40. सो आपका ए बी क्या आएगा, ए बी 40 अंडर द रूट. सो जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10. सो ये आपका आएगा 40. सो हम यहाँ से 2 बिकॉज मेरा 2 टाइम्स है तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं. सो आपका आंसर आएगा 2 रूट 10 मीटर्स. सो आपका ए बी क्या आया, 2 रूट 10 मीटर्स. और जो ए बी है, ए बी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट.
which comes out to be 2√10 मीटर. So students आपने देखा कि आपका डिस्प्लेसमेंट 2√10 आई मीन अप्रोक्सीमेटली इट इज 3 मीटर्स, बट आपका जो टोटल डिस्टेंस आया है वो 8 मीटर्स आया. तो इतना डिफरेंस होता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में. और आप ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, और क्यों डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब हम इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं. बट यहाँ पर हमें डायरेक्शन नहीं पूछी गई थी, यहाँ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया था. इसलिए हमने यहाँ पर हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, दैट इज 2√10 meters. So students, with this we came to an end of this video. So I hope you like it. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and if you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook. So me, Mansi Tiwari, signing off. We meet in the next video with new session. So till then, take care. Bye-bye.